2018 तक काफ़ी लोग ये एस्पायर करते थे कि उनके करियर की जो ग्रोथ है वो चंदा कोचर जैसी हो। चंदा कोचर जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन 2018 और 2009 के अंदर उन्हें उसी बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया था। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा था तो सडनली 2018 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चंदा कोचर ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उन्हें बैंक से किसी भी तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर को क्यों अरेस्ट किया गया है, किन एलिगेशंस के ऊपर अरेस्ट किया है और वो कैसे इस वीडियोकॉन स्कैम के अंदर फंस गई और क्यों उन्होंने वीडियोकॉन को 3000 करोड़ का जो लोन है वो पास किया था विदाउट फॉलोइंग एनी रेगुलेशंस। बट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चंदा कोचर की लाइफ के माइलस्टोन्स क्या थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने करियर में इतनी ग्रोथ जो है वो पाई। तो ये तो हम जानते हैं कि 1984 के अंदर चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन किया था एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और 1993 तक वो उस बैंक के प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी थी, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थी। फिर 1998 के अंदर उन्हें फाइनली प्रमोट कर दिया गया था टू दी जनरल मैनेजर और 2009 के अंदर शी वाज एलिवेटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और फिर 2011 के अंदर बैंक की ग्रोथ को देखकर, उनको देखकर, उनकी मेहनत को देखकर उन्हें पद्म भूषण मिला विच इज़ वन ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स। बट दिसंबर 2022 के अंदर सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, उन्हें और उनके हस्बैंड को इन कनेक्शन विद वीडियोकॉन स्कैम फॉर 3250 करोड़। सो ऑन 24 दिसंबर चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर को अरेस्ट किया था सीबीआई ने इन कनेक्शन विद 3000 करोड़ लोन प्रोवाइडेड टू वेणुगोपाल धूत्स वीडियोकॉन ग्रुप और उसके बाद उन्हें प्रोड्यूस किया गया था बिफोर मुंबई स्पेशल कोर्ट। लेकिन कोचर का ये कहना था कि उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इट इज़ मैंडेटरी टू इनिशिएट अ प्रोब एंड in this case the agency hasn't got any such sanction to initiate this investigation। और वो ये कह रही थी कि हमारा जो अरेस्ट है वो ही इलीगल है। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके इस सारे आर्ग्यूमेंट पे ध्यान नहीं दिया बल्कि ये समझने की कोशिश की कि चंदा कोचर ने किया क्या है, कैसे ये सब कुछ हुआ। सो ये सब कुछ तब हुआ जब सीबीआई ने बुक किया कोचर कपल और धूत को इन 2019 इन रिगार्ड टू दी स्कैम दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन दीज 3-4 कंपनीज। अब वो कंपनीज कौन कौन सी थी? पहली कंपनी थी वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकेंड वॉज न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, देन इट वॉज वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। एंड इन सब को सीबीआई ने बुक किया था इन रिगार्ड टू द स्कैम ऑफ दीज कंपनीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सो सीबीआई का ये कहना था कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये जो 3250 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था टू दी कंपनीज ऑफ वीडियोकॉन ग्रुप विच वर प्रमोटेड बाय वेणुगोपाल धूत। तो ये कोई भी लोन सैंक्शन करते समय ना तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया गया था, ना ही आरबीआई की गाइडलाइंस को और ना ही जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी थी उसको। तो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखे कुछ भी फॉलो करे इतना बड़ा अमाउंट का लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया गया था। अब ये सैंक्शन हुआ कैसे? क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का लोन सैंक्शन करते समय बैंक के अंदर एक सैंक्शन कमेटी होती है और इस केस में उस कमेटी को हेड कर रही थी चंदा कोचर। अब आप सोच रहे होंगे कि चंदा कोचर तो पूरे बैंक की हेड है तो वो इस कमेटी की भी हेड हुई। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि अपना केस जज खुद सुन रहा है, वैसे ही अपने लिए इंसान लोन खुद पास कर रहा है। अब वो अपने लिए कैसे कर रही थी आप ये सोचोगे, तो वही हम अब समझते हैं। सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर सीबीआई को ये पता चला दैट 1875 करोड़ के
6 लोन जो है वो सैंक्शन हुए थे टू वीडियोकॉन ग्रुप एंड कंपनीज एसोसिएटेड विद इट बिटवीन जून 2009 एंड अक्टूबर 2011। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही उन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया था बैंक का, तभी से ये सारा स्कैम जो है वो चालू हो गया था। अब 2009 के अंदर जो सैंक्शनिंग कमेटी थी विच वॉज हेडेड बाय चंदा कोचर, उन्होंने सैंक्शन किया 300 करोड़ का लोन टू वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और जैसे ही वीडियोकॉन की इस कंपनी को जो है लोन पास हो गया था 300 करोड़ का, और उसके अगले ही दिन धूत ने ट्रांसफ़र किए थे 64 करोड़ टू न्यू पावर लिमिटेड थ्रू हिज कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यू पावर जो ये नई कंपनी है वो किसकी है। वो एक्चुअली में दीपक कोचर और धूत की कंपनी है, लेकिन उसके शेयर्स जो हैं वो डिवाइडेड है। सो इन 2009 द शेयर्स ऑफ न्यू पावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड विच वर हेल्ड बाय वेणुगोपाल धूत एंड दीपक कोचर्स ग्रुप Pacific Capital Private Limited were transferred to HCPL which became 95% shareholder of NRL। अब आप सोच रहे होंगे कि SCPL कौन है। SCPL जो है वो है सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2008 के अंदर विद वेणुगोपाल धूत एंड हिज एसोसिएट वसंत काकड़े एज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर्स। और वेणुगोपाल धूत ने इस कंपनी की डायरेक्टरशिप से रिटायर कर लिया था इन 2009 और ट्रांसफ़र किया था ये सारा कंट्रोल टू दी दीपक कोचर्स कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स टू पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट विच वॉज मैनेज बाय दीपक कोचर। इसके अलावा ये भी देखा गया कि चंदा कोचर जिस फ्लैट के अंदर रहती थी, इस फ्लैट की वैल्यू 5.25 करोड़ थी 1996 के अंदर, विच वॉज ट्रांसफर टू क्वालिटी एडवाइज़र जो कि एक फैमिली ट्रस्ट है दीपक कोचर का, जस्ट फॉर 11 लाख रुपीज़। और 2012 के अंदर बैंक ने इन लोन्स को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इसी की वजह से बैंक को 1730 करोड़ का लॉस भी हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनपीए क्या होता है। एनपीए जो होता है विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन फॉर लोन्स और एडवांसेस जो कि डिफ़ॉल्ट में है या फिर एरियर्स में है, यानी जिन कंपनीज़ ने ये लोन लिया वो अपना लोन जो है वो चुका नहीं पाई और इस वजह से उन्हें डिफ़ॉल्टर मान लिया गया और ये कह दिया गया कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये अपना लोन नहीं दे पाएंगे। और ये कब होता है? ये तब होता है जब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो या फिर जो इंटरेस्ट देना होता है पेमेंट्स पे वो या तो लेट है और इट हैज़ बीन मिस्ड। And a loan is in default when the lender considers the loan agreement to be broken and the debtor is unable to meet his obligations। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे तो हर कंपनी अपने आप को एनपीए डिक्लेयर करवा दे। नहीं, इसका भी एक प्रोसीजर है कि ये कैसे काम करता है। सो अज्यूम कीजिए कि एक कंपनी है विद अ $10 million लोन विद इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स ऑफ $50,000 पर मंथ, और वो जो है नहीं दे पाती है, वो फेल हो जाती है टू मेक अ पेमेंट फॉर 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स, यानी 3 महीने तक वो जो इंटरेस्ट है उसके लोन पे वो नहीं पे कर पा रही है। इन दैट केस द लेंडर मे बी रिक्वायर्ड टू कैटेगराइज द लोन एज अ नॉन परफॉर्मिंग टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और इसी वजह से जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के लोन्स को एनपीए की कैटेगरी में डाला जाए। अब ये तो समझ गए कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है 3 महीने तक, इसके अलावा अगर किसी ने इंटरेस्ट तो पूरा दे दिया है, इंटरेस्ट तो उन्होंने टाइम टू टाइम दिया, लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो उस समय भी इस तरीके के चीज़ों को, इस तरीके के लोन्स को, कंपनीज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे एक होता है ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट विच इज़ लेफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, यानी 3 महीने तक उसका कुछ भी वो नहीं दे पाए हैं, ना तो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है या मैच्योरिटी के बाद भी कुछ पेमेंट नहीं हुआ है, तो इट इज़ लेफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर। दूसरे तरीके का एनपी होता है एग्रीकल्चरल एडवांसेस, जहाँ पे जो इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है वो ओवर ड्यू रहती है फॉर 2 क्रॉप्स या फिर हार्वेस्ट सीजन या फिर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, और ओवर ड्यू 1 क्रॉप सीजन या फिर लंबे ड्यूरेशन की जो
क्रॉप्स हैं या फिर जो हार्वेस्ट सीजन से तब तक आप नहीं पे कर पाते हो तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। और थर्ड कैटेगरी है उन पेमेंट्स की जो होने चाहिए थे, टाइम पे होने चाहिए थे, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाए हैं 90 दिन तक के लिए तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चंदा कोचर एंड दीपक कोचर स्कैम इन द वीडियोकॉन ग्रुप। कैसे उन्होंने 3,000 करोड़ का ये पूरा स्कैम किया, उसके बदले में उन्हें अमाउंट मिला। एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।